जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को। जी हां दोस्तों, बहुत ही आपका शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन आपके इस इलेक्ट्रिक बल्ब से 5-6 क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी को समझेंगे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर लास्ट में जो आपके ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसी से हम लोगों को प्रकाश मिलता है, यानी कि लाइट मिलता है। ये बात अलग है कि जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो काम किस पे करता है, तो आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी देने पे काम करता है। और जब इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है तो ये क्या देता है आप सबों को, आप कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश देता है, लाइट देता है। तो मेरे मित्र, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है वो ये कि इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने करा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे और आप में से बहुत सारे मित्रों को याद भी होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन नामक वैज्ञानिक ने करा था। तो आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज एडिसन नामक वैज्ञानिक ने करा। कब करा? तो 1879 में करा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसका सिंबल क्या होता है। तो अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रिक बल्ब के सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल कुछ इस तरह का होता है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग मोटे तौर पर किसी बल्ब के संरचना की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी जो बल्ब होता है वो कुछ इस तरह से होता है, बल्ब कुछ इस तरह से होता है। ध्यान देंगे कि जब हम लोग बल्ब के अदर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी बल्ब में जो है वो फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट होता है। आप सभी बल्ब को कुछ इस तरह से देखते हैं और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी ये ऊपर में एक ग्लास का लेयर होता है जिसके अंदर क्या होती है, तो सर इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी हुई रहती है। नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी हुई रहती है, गैस भरी रहती है। आप सभी ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुना होगा कि बल्ब के अंदर जो है वो नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी रहती है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ है। सवाल ये है कि गुरुजी बल्ब के अंदर ये नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी क्यों रहती है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका फिलामेंट है बल्ब का, जो आप यहाँ पे फिलामेंट देख रहे हैं, ये बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी बल्ब का जो फिलामेंट है ये टंगस्टन धातु से बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन धातु से बना होता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैस भरी हुई रहती है वो किस चीज़ को रोकने के लिए भरी हुई रहती है, तो इसी टंगस्टन धातु के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए भरी हुई रहती है। आप सबों को यहाँ पे अपने माइंड में रखना होगा, ये टंगस्टन धातु जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है इमीडिएटली बर्न होना शुरू हो जाता है, यानी कि जलना शुरू कर देता है। तो अगर इसमें अक्रिय गैस ना भरा हुआ रहे और किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, तो गुरुजी टंगस्टन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और जैसे ही रिएक्ट करेगा टंगस्टन जलना शुरू कर देगा और फिर फिलामेंट हमारा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो टंगस्टन यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए इसमें अक्रिय गैस के रूप में या आप कह सकते हो इनएक्टिव गैस के रूप में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी रहती है या गैस भरी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, आप कहेंगे नाइट्रोजन और आर्गन। साथ ही ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस मेटल से बना होता है, आप कहेंगे टंगस्टन मेटल से बना होता है, यानी कि टंगस्टन धातु से बना होता है। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है ये टंगस्टन से ही क्यों बना हुआ रहता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका टंगस्टन धातु है इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होती है। टंगस्टन धातु की प्रतिरोधकता, टंगस्टन धातु की प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होती है, और गलनांक उच्च होती है, जिस वजह से इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए किया जाता है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ये बताओ चला
कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, तो आप क्या कहेंगे कि इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों ही उच्च होती है और इसीलिए इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए करते हैं। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो टंगस्टन होता है इसका गलनांक कितना होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। और सेम डाटा आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। आप कहेंगे गुरुजी इसको तो हमने समझ लिया कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसकी खोज एडिसन ने 1879 में करा। सिंबल ये होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी हुई रहती है टंगस्टन के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है? तो क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होती है। लेकिन ये बता दो कि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये किस प्रकार का उपकरण है। तो मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये आपका अनओमीय उपकरण है। क्या है? अनओमीय उपकरण है। अब आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये अनओमीय उपकरण का मतलब क्या हुआ। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसे डिवाइस, वैसे उपकरण जो ओम्स के लॉ का पालन नहीं करता है, ओम के नियम का पालन नहीं करता है, उसे क्या बोला जाता है? अनओमीय उपकरण बोला जाता है। मन में आ रहा होगा कि गुरुजी क्या इलेक्ट्रिक बल्ब ओम के नियम का पालन नहीं करता है? बिल्कुल नहीं करता है। आप कहेंगे कैसे नहीं करता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, आप सबों ने कई दफ़ा ओम्स लॉ को पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि निश्चित ताप पर किसी परिपथ से जो बहने वाली धारा होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। ध्यान दीजिएगा कि जब ताप कांस्टेंट होगा तब किसी परिपथ से जो बहने वाली धारा होगी वो किसके समानुपाती होगी? विभवांतर के समानुपाती होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है? तो गुरुजी बदलते रहता है। और जब टेम्परेचर बदलते रहेगा तो यहाँ पे तो हम लोग ओम्स लॉ की बात ही नहीं करेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर, और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो किस प्रकार का उपकरण है। तो आप कहेंगे ये अनओमीय उपकरण है। क्या है? अनओमीय उपकरण है। अब आप सबों के मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि इलेक्ट्रिक बल्ब को घर हो या फिर जो सड़क पे लाइट लगी हुई रहती है उसमें किस क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि घर हो, यहाँ पे मैं एरो डाल करके लिख दे रहा हूँ कि घर या फिर सड़कों पर, घर या फिर सड़कों पर इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लाइट कह सकते हैं, घर या फिर सड़कों पर इलेक्ट्रिक बल्ब समांतर क्रम में जुड़ी जाती है या समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। अब आप सबों के मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी घर हो या फिर सड़क हो, इन दोनों ही जगह पे इलेक्ट्रिक बल्ब को समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे दो रीज़न है और इस दोनों ही रीज़न को आप सबों को अपने माइंड में रखना है। पहला चीज़ तो ये कि जब हम लोग किसी भी डिवाइस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो क्या होता है। तो गुरुजी समांतर क्रम में कोई भी डिवाइस जुड़ा हुआ रहेगा तो जो वोल्टेज होता है जिसको हम लोग विभवांतर बोलते हैं वो क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब समांतर क्रम में हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब को जोड़ेंगे तो जितने भी बल्ब होंगे उन सभी का वोल्टेज क्या होगा? आप कहेंगे समान होगा। और जब सभी का वोल्टेज समान होगा तो सारे बल्ब प्रॉपर रूप से जलेंगे। लेकिन अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी सीरीज कॉम्बिनेशन में विभवांतर यानी कि वोल्टेज जो है वो अलग अलग होता है जबकि धारा क्या होता है? समान होता है। मेरे मित्र जब वोल्टेज समान होगा तो सारे बल्ब प्रॉपर रूप से जलेंगे, लेकिन जब वोल्टेज डिफरेंट होगा, कम या ज़्यादा होगा, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बल्ब जो है वो मिरमिरा के जलेगा यानी कि डीम नियन जलेगा। आप लोग डीम लाइट सुनते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि वोल्टेज कम है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब को घर हो या सड़कों पे हो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है इसलिए ताकि सभी बल्ब से वोल्टेज समान रहे और साथ ही जब उसको विद्युत धारा मिले तो वो प्रॉपर रूप से जले। लेकिन अगर इसी को सीरीज में जोड़ दिया जाएगा तो सभी बल्ब का जो विभवांतर होगा यानी कि वोल्टेज होगा वो समान नहीं होगा और इस वजह से बल्ब जो है वो डीम लाइट के रूप में जल सकता है।
तो डिम लाइट के रूप में जलने से बचने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब को या फिर स्ट्रीट लाइट को घर या सड़कों पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि समांतर क्रम में जितने भी डिवाइस या आपका रेसिस्टेंस होते हैं उन सभी से जो बहने वाली विभवांतर होती है वो क्या होती है, समान होती है, जबकि धारा क्या होती है तो अलग अलग होती है। लेकिन जब हम लोग श्रेणी क्रम में डिवाइस को जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जितने भी डिवाइस जुड़े हुए रहते हैं उन सभी से धारा तो एक ही बहती है, लेकिन सभी का विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो पहला रीजन क्या हो गया, तो गुरुजी पहला रीजन हो गया वोल्टेज वाला को लेकर के। दूसरा रीजन क्या है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग किसी भी डिवाइस को पैरेलल फॉर्म में जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो उसमें से अगर कोई एक डिवाइस खराब भी हो जाए तो बाकी के सब क्या होते हैं, तो सर आसानी से काम करते रहता है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी अगर जो रोड पे लाइट लगा हुआ रहता है उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे तो कहीं पे भी एक लाइट हमारा फ्यूज हो जाएगा तो बाकी का सारा फ्यूज हो जाएगा, बाकी का सारा काम नहीं करेगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए कि हमको बार बार लाइट चेंज ना करना पड़े, पूरा का पूरा सर्किट हमारा बर्बाद ना हो जाए, इस परेशानी से बचने के लिए भी क्या किया जाता है, तो घरों या सड़कों पर इलेक्ट्रिक बल्ब को या स्ट्रीट लाइट को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि घरों या सड़कों में जो इलेक्ट्रिक लाइट या स्ट्रीट लाइट होते हैं उसको समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि एक के खराब होने पर पूरा बल्ब जो है वो खराब ना हो, पूरा सर्किट बर्बाद ना हो। क्या हो सर, तो पूरा सर्किट आराम से चलते रहे। आप कहेंगे कि गुरुजी ये इलेक्ट्रिक बल्ब से जुड़ी तो बेसिक जानकारी हो गई, लेकिन ये बताओ सर कि आपने जो बोला कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु से बना हुआ है, तो ये बताओ कि टंगस्टन का सिंबल क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि टंगस्टन का सिंबल W होता है। क्या होता है, W होता है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी टंगस्टन तो हम लोग TUNGSTEN के रूप में लिखते हैं, यहाँ पे तो T होना चाहिए। भाई मेरे याद रखना कि जो टंगस्टन का सिंबल हम लोग W लिखते हैं, एक्चुअली में ये कहाँ से आया है, तो टंगस्टन के लेटिन नेम वॉल्फ्रम से आया है। कहाँ से आया है, टंगस्टन के लेटिन नेम वॉल्फ्रम से आया है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि टंगस्टन का सिंबल W जो है वो टंगस्टन के लेटिन नेम वॉल्फ्रम से आया है। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका टंगस्टन मेटल है ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाया जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि टंगस्टन मेटल जो है वो आवर्त सारणी में आवर्त 6 एवं समूह 6 में पाया जाता है। आप सभी इस चीज़ को कंठस्थ कर लेंगे कि टंगस्टन मेटल जो है वो आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल के पीरियड 6 और ग्रुप 6 में पाया जाता है। यानी कि टंगस्टन का जो आवर्त और ग्रुप होता है दोनों की संख्या क्या होती है, 6 होती है। तो आप ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 74 होता है। कितना होता है, 74 होता है। आप कहेंगे गुरुजी ये तो पूरा हमारा रिवीजन हो गया, लेकिन ये बताओ कि इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है आर्गन और हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और चौथा ऑप्शन है आर्गन और नाइट्रोजन। क्या होगा इसका आंसर। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस करा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है उसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इसमें इनएक्टिव गैस भरा जाता है, जो कि क्या होता है, तो गुरुजी नाइट्रोजन और आर्गन होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल अभी जस्ट आपने डिस्कस करा है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है नाइक्रोम, कॉपर, निकिल, टंगस्टन। क्या कहेंगे कि गुरुजी टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि नाइक्रोम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो जो हीटिंग एप्लियंसेज होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, तो इन सभी के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, जो कि क्या होता है, तो निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है।
उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को डैश जोड़ा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है समांतर में, दूसरा ऑप्शन है श्रृंखला में, तीसरा ऑप्शन है श्रृंखला समांतर में, और चौथा ऑप्शन है सिरे से सिरे में। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे गुरुजी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी। आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का सूत्र फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है? ऑप्शन है इसकी उच्च चालकता तथा गलनांक के कारण, दूसरा ऑप्शन है इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण, तीसरा है इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा क्वथनांक के कारण, और चौथा है इसकी उच्च चालकता तथा क्वथनांक के कारण। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट का उपयोग किया जाता है जो टंगस्टन धातु से बना होता है, एक्चुअली में इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों क्या होती है? उच्च होती है, और इसीलिए इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए किया जाता है। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल सर। आपसे पूछा जा रहा है कि डैश धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी टंगस्टन धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र, आपके ग्रुप डी एग्जाम में इलेक्ट्रिक बल्ब से संबंधित ये 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि बिल्कुल ही बेसिक लेवल के थे, और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक बल्ब से संबंधित अब आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।